सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th से सामाजिक अध्ययन आधारित साप्ताहिक क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज जो साप्ताहिक क्विज रहेगी वो कक्षा 10th से संबंधित है। विषय है सामाजिक अध्ययन। तो इसके बाद छात्र छात्राओं आपको अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद विद्यालय का नाम लिखना है और विद्यालय का नाम लिखने के बाद अपने इस साप्ताहिक क्विज को पूर्ण करके विद्यालय में जमा करवाना है। तो देखते हैं विद्यार्थियों, आज की साप्ताहिक क्विज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1815 की वियना संधि में शामिल नहीं था? तो आपको बताना है कि 1815 की जो वियना संधि हुई थी, उस वियना संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो उस वियना संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो आपको विकल्प दिए जाते हैं। एक पहला है ब्रिटेन, दूसरा है रूस, तीसरा है पर्शिया और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो आपको बताना है कि इन देशों में से कौन सा देश 1815 की वियना संधि में शामिल नहीं था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यानी 1815 की वियना संधि में ब्रिटेन भी शामिल था, रूस भी शामिल था, इसके अलावा पर्शिया भी शामिल था, लेकिन स्विट्जरलैंड उसमें शामिल नहीं था। अब देखते हैं आज की साप्ताहिक क्विज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो 1804 ईस्वी के 1804 ईस्वी में जो फ्रांस में नागरिक संहिता बनाई गई थी, उसको आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो पहला विकल्प है फ्रांसीसी क्रांति कोड, दूसरा है नेपोलियन की संहिता, तीसरा है यूरोपीय इंपीरियल संहिता और चौथा है फ्रांसीसी नागरिक संहिता। तो फ्रांस में जो 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। तो जो नागरिक संहिता थी, 1804 की नागरिक संहिता थी, उसको किस रूप में जाना जाता है? नेपोलियन की संहिता के रूप में भी जाना जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की साप्ताहिक क्विज का तीसरा प्रश्न। तो आज की साप्ताहिक क्विज का तीसरा प्रश्न है, सार्वभौमिक मताधिकार शब्द का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है कि हम बार बार सुनते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। तो आपको बताना है कि सार्वभौमिक मताधिकार शब्द का क्या अर्थ है। पहला है वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल पुरुषों को दिया गया। यानी अगर है कि वोट, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है कि क्या कि वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल और केवल किसको दिया गया? पुरुषों को दिया गया। दूसरा, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो क्या सार्वभौमिक मताधिकार का यह अर्थ है कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया? तीसरा है वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार विशेष रूप से संपत्ति के मालिक पुरुषों को दिया गया।
तो कह रहा है कि सार्वभौमिक मताधिकार का क्या है, यह अर्थ है कि वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार विशेष रूप से संपत्ति जिसके पास है उसके मालिकों को ही दिया गया। चौथा है वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल शिक्षित पुरुषों और महिलाओं को दिया गया। तो अब इनमें से 4 विकल्पों में आपको बताना है कि सार्वभौमिक मताधिकार का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार ही सार्वभौमिक अधिकार है। तो सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार है। अब देखते हैं आज की साप्ताहिक कविता का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है पंचायती राज की प्रणाली में शामिल है। तो आपको बता रहे हैं कि पंचायती राज प्रणाली में क्या शामिल है। पहला है गांव, राज्य और संघ स्तर, यानी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है तो क्या उसमें गांव, राज्य और संघ स्तर शामिल है। दूसरा विकल्प है गांव, जिला और राज्य स्तर शामिल है। तीसरा है गांव और राज्य स्तर शामिल है। चौथा है गांव, ब्लॉक और जिला स्तर शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय ढांचा है उसमें गांव, उसके बाद ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर जिला स्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। तो पंचायती राज की प्रणाली में कौन कौन सा ढांचा शामिल है, यानी नीचे का ढांचा गांव, बीच का ब्लॉक और सबसे ऊपर का जिला स्तर शामिल है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की साप्ताहिक कविता का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संघ के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसे भारतीय संघ का विशेष दर्जा शामिल नहीं है। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है असम, तीसरा विकल्प है नागालैंड और चौथा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संघ में अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, नागालैंड को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, असम को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा, यानी उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। हाँ तो विद्यार्थी देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप सरकार के संघीय ढांचे के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है। तो कह रहा है कि भारत में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है उसके फलस्वरूप सरकार के जो संघीय ढांचे के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है। तो संघीय ढांचा है उसका तीसरा स्तर क्या है। पहला है नगर पालिका, दूसरा विकल्प है स्थानीय शासन, तीसरा विकल्प है पंचायत शासन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो स्थानीय शासन है, क्या है, स्थानीय शासन है, इसमें पंचायत राज और नगर पालिका दोनों स्थानीय शासन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप सरकार के संघीय ढांचे के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है। तो तीसरे स्तर को कहा जाता है स्थानीय शासन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय शासन। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की साप्ताहिक का अगला प्रश्न।
हमारी क्विज का अगला प्रश्न है, पर्यावरण में ऐसी सामग्री जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है, लेकिन मनुष्य तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है, वह क्या कहलाती है? तो दोबारा देखना, पर्यावरण में ऐसी सामग्री जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करने की तो क्षमता रखती है, लेकिन मनुष्य तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है, वह क्या कहलाती है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है भंडार, तीसरा है विकसित संसाधन और चौथा विकल्प है बंजर। तो देखिए, जो पर्यावरण में सामग्री मानव आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है, लेकिन मनुष्य तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है, वह भंडार कहलाती है। तो इसका विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भंडार। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हमारे देश में कुल निम्नीकृत भूमि कितनी है? तो हमारे देश में निम्नीकृत भूमि जितनी है, उस विकल्प को आपको सही उत्तर मान के उत्तर लिखना है। पहला है 12 करोड़ हेक्टेयर, दूसरा है 13 करोड़ हेक्टेयर, चौथा है 14 करोड़ हेक्टेयर। दोबारा देखना, इसका पहला विकल्प है 12 करोड़ हेक्टेयर, दूसरा विकल्प है 13 करोड़ हेक्टेयर, तीसरा विकल्प है 14 करोड़ हेक्टेयर और चौथा विकल्प है 15 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। तो हमारे देश में कुल निम्नीकृत भूमि कितनी है? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत भूमि है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो आपको बता दें इनमें से कौन जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है। पहला है खनन गतिविधियां, दूसरा विकल्प है शिकार और अवैध शिकार, तीसरा विकल्प है जंगल की आग और चौथा विकल्प है वनीकरण। देखना, यह कह रहा है कि जैव विविधता की गिरावट में दोबारा देखना, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता के गिरावट में जिम्मेदार नहीं है। तो देखिए, खनन से भी जो विविधता, उसमें जैव विविधता में गिरावट आती है, शिकार और अवैध शिकार से भी जैव विविधता में गिरावट आती है, जंगल की आग से नहीं आती, जंगल की आग से भी गिरावट आती है, लेकिन वनीकरण से जैव विविधता में गिरावट नहीं आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वनीकरण। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। तो पहला है जैविक नुकसान होना, दूसरा विकल्प है सांस्कृतिक विविधता का नुकसान होना, तीसरा विकल्प है गंभीर सूखा और चौथा विकल्प है नदी घाटी परियोजना। तो ये अगर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम है, तो परिणाम है पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंभीर सूखा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने साप्ताहिक क्विज देखी। इसी प्रकार से आने वाले वीडियो में भी क्विज, गृह कार्य व अन्य प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।